नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सावित्री है। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। कभी मैं भी अपने पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी, लेकिन मेरा पूरा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरे पिता हमेशा मेरी चिंता में डूबे रहते थे। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, गांव और महल्ले के न जाने कितने लड़कों की नजरें मेरे ऊपर टिकने लगी थी। कई घरों से रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन मेरे पिता को मोहल्ले का कोई भी लड़का पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ज्यादातर लड़के बिगड़े हुए और गैर जिम्मेदार थे। धीरे धीरे मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होने लगा। रास्ते में आते जाते लोग फब्तियां कसते, गलत बातें करते और मुझे घूरते रहते। पिता यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। आखिर उन्होंने मेरी कम उम्र में ही शादी कर दी, ताकि मैं इन सब नजरों से दूर सुरक्षित रह सकूं। मेरा पति एक किसान था। जिंदगी भले ही कठिन थी, लेकिन मैंने कभी उसके काम को छोटा नहीं समझा। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रही। खेतों में उसके साथ घंटों मेहनत करती, धूप और बारिश सब सहती। मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन सच तो यही है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। पेट भरने के लिए रोटी भी चाहिए होती है। हमारी शादी को 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक हमारे घर कोई संतान नहीं हुई थी। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन मन ही मन हमेशा बेटा मांगती थी। बेटी मांगने से डरती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी की जिंदगी भी मेरी तरह संघर्षों और तकलीफों में ना गुजर जाए। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन खेतों की मेहनत और गरीबी ने मेरे चेहरे की चमक धीरे धीरे कम कर दी थी। शादी के 4 साल बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति खुशी से झूम उठा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर डरी हुई थी। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठता था कि अगर बेटी हुई तो क्या होगा। मैं बेटी से नहीं डरती थी, बल्कि उसके नसीब से डरती थी, उसके भविष्य से डरती थी। इस बात से डरती थी कि उसे कैसा जीवन मिलेगा और कैसा जीवन साथी। बेटियां सच में भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती है। वे घर की रौनक होती है, आंगन की खुशबू होती है। लेकिन जब इंसान के हालात खराब हो, तो यही बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। मैं भी जिंदगी की सच्चाइयों को बहुत करीब से देख चुकी थी। कई बार इंसान अपने हालात में इतना टूट जाता है कि उसे आने वाला हर कल अंधेरा ही दिखाई देता है। शायद इसीलिए मुझे हमेशा वही डर सताता रहा, जिसकी कल्पना मैं पहले से करती थी। आखिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरी तरह बहुत सुंदर थी। उसे देखकर मेरा पति खुशी से पागल हो गया था, लेकिन मैं उसे गोद में लेकर भी पूरी तरह खुश नहीं हो पाई। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई नाजुक तिल्ली इस कठोर दुनिया से गलती में आ गई हो। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया। वह कहते, बेटियां तो भगवान का रूप होती है, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी भी मेरी तरह संघर्षों में ना पिस जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी बेटी बड़ी होने लगी। पहली बेटी के जन्म के बाद भगवान ने मुझे एक और बेटी दी। दूसरी बेटी के जन्म तक मैंने खुद को थोड़ा संभाल लिया था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे बीच जो दूरी बन गई थी, वह अब भी बनी हुई थी। वह मुझसे खुलकर बात नहीं करती थी और हमेशा थोड़ा दूर दूर रहती थी। कई बार मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची को खुद से दूर कर दिया, लेकिन शायद उस वक्त मैं अपने डर और हालातों से हार गई थी। मेरे फिर भी मेरे दिल में एक ही बात रहती थी कि मैं अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाऊं कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आए तो वे टूटे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना कर सके। मैं अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाना चाहती थी कि वे जिंदगी की किसी भी मुश्किल से डरे नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करे। और इसमें मैं काफी हद तक सफल भी हो गई थी। मैंने और मेरे पति ने अपनी दोनों बेटियों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। मैं रोज भगवान से अपनी बेटियों की अच्छी किस्मत की दुआ मांगती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, इसीलिए मैं खेतों में काम करने ही नहीं जा सकी। मेरी छोटी बेटी को खेतों में जाना बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी हमेशा कहती, माँ, आपकी जगह मैं खेतों में चली जाया करूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठता था और मेरे मुंह से बस यही निकालता, भगवान ना करे तुम्हें कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े। वैसे तो मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन खेती बाड़ी ही उसका काम था और उसे छोड़ नहीं सकता था। उसके काम में हाथ बटाना मेरी भी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब मेरी बड़ी बेटी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन मैं अपने पिता की तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी किसी भी जगह सिर्फ मजबूरी में नहीं करूंगी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां उससे सम्मान, सुख और आराम मिले। उसे कभी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। जो जिंदगी मैंने गुजारी थी, वैसी जिंदगी मेरी बेटी को कभी ना मिले। शायद मेरे हालात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैंने कम कमाई वाले कई अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए थे। कुछ लोग तो बार बार मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आते थे। इसी बीच एक दिन मेरा पति खेतों पर काम करने गया हुआ था, लेकिन रात होने के बाद भी जब वह घर वापस नहीं लौटा तो मेरा मन घबराने लगा। चिंता के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उसके साथ काम करने वाले एक किसान भाई से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, तुम्हारा पति तो काफी पहले ही घर से निकल गया है। आज उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने रात के खाने की भी परवाह नहीं की और अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपने पति की चिंता थी। हमने हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिर थक हार कर मैं रोती हुई घर वापस आ गई और पूरी रात रोते रोते ही काट दी। अगली सुबह अचानक किसी ने जोर जोर से हमारे घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दरवाजे की तरफ भागी। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आई। मैं तुम्हारे पति के बारे में बताने आया हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही उस आदमी के पीछे सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ शरीर देखकर मेरी सांसें थम गई। मैं पत्थर बनी बस उस सफेद कपड़े को देखती रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो गया। मैंने कांपती आंखों से उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसकी अगली बात ने तो जैसे मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। उसने कहा, तुम्हारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। पूरी रात अस्पताल में रहने के बावजूद भी वह जिंदगी की जंग हार गए। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को मैंने सुबह हंसते हुए घर से विदा किया था, वह अगले दिन कवर में लिपटकर घर लौटे। यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरे घर में कोहराम मच गया। मेरी बेटियां दौड़ती हुई आई और अपने पिता के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव मेरे पति को आखिरी बार देखने के लिए हमारे घर के बाहर जमा हो गया था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पति का चेहरा तक देख पाती। मेरा पति जैसा भी था, लेकिन वह अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखता था। मेरी छोटी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी और उसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी बहुत हौसले के साथ कभी मुझे संभालती तो कभी अपनी छोटी बहन को चुप कराती। मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति के बिना मैं इस घर और अपनी बेटी को कैसे संभाल पाऊंगी। मेरे पति का अंतिम संस्कार क्या हुआ, जिससे पूरा घर वीरान हो गया। मेरा पति भले ही कम कमाता था, लेकिन हमारे घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। उसके रहते घर में एक रौनक थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता था जैसे इस घर की सारी खुशियां ही खत्म हो गई हो। पति की मौत के बाद मैं गहरे सदमे में चली गई थी। बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, ना किसी से बात करती, ना ठीक से खाना खाती। मेरी बड़ी बेटी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। मैंने उसे कभी घर के काम के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन अब उसके अलावा घर संभालने वाला कोई और था भी नहीं। जब तक मेरे हालात कुछ संभल नहीं हुए थे, तब तक मेरी बड़ी बेटी ने मुझे और अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से संभाला। घर के अंदर और बाहर के सारे काम वह बड़ी समझदारी से करने लगी थी। मैं अक्सर उसे देखकर हैरान रह जाती थी कि समय ने मेरी बेटी को उम्र से पहले ही कितना बड़ा और जिम्मेदार बना दिया था। कई बार जब मैं उसकी तरफ देखती तो मेरी आंखें भर आती। हालात ने उसके कंधों पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कभी गुस्सा या शिकायत नहीं दिखाई देता था। वह हमेशा मुस्कुराकर काम करती और मेरी हर बात मानती थी। मेरे पति को गुजरे हुए 6 महीने भी बीत चुके थे। अब गांव की औरतें भी घर आना जाना शुरू कर दिया था। वे आते ही कहती, तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कब करोगी? मैं उनकी बातें सुनकर चिंता में डूब जाती। अब मुझे अपनी बड़ी बेटी की शादी की फिक्र सताने लगी थी। लोगों की बातें भी अपनी जगह सही थी, जितने मुंह उतनी बातें। बचपन से जो दूरी मैंने अपनी बेटी के साथ बना ली थी, पता नहीं उसी दूरी ने उसे कब इतना समझदार बना दिया।
मेरी बड़ी बेटी ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी कर ली थी। वह बाहर का काम करने से के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। कई बार जब मैं उसे देखती तो मुझे उस पर तरस भी आता और खुद पर गुस्सा भी। मुझे वह समय याद आता जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसे ठीक से गोद में लेना तक पसंद नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे बेटे की चाहत है। यह बात याद करके मैं फूट फूट कर रो पड़ती थी। जब मैं पति के जाने के दुख से थोड़ी संभली, तब मैंने फिर से घर और अपनी बेटियों पर ध्यान देना शुरू किया। आखिर यह घर मुझे ही संभालना था और साथ ही अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी देखना था। कुछ समय बाद मुझे एक रिश्ता पसंद आया। लड़का देखने में अच्छा था और अच्छी नौकरी भी करता था, लेकिन उसका घर हमारे गांव से काफी दूर था। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूं, लेकिन बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर मैंने वह रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैं सिर्फ दूरी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता खोना नहीं चाहती थी। आखिर मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी उस लड़के से तय कर दी। समय पंख लगाकर उड़ता गया और फिर वह एक दिन भी आ गया जब मेरी बेटी को किसी और के घर जाकर अपना नया संसार बसाना था। मेरी बेटी शुरू से ही बहुत भोली और मासूम सी थी। दुल्हन का जोड़ा पहनकर वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फेरे हुए और फिर विदाई का समय आ गया। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उस पल मुझे अपने पति की कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई। मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे ढांढस बताते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को आपसे भी ज्यादा खुश रखने की कोशिश करूंगा। उसके ये शब्द मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ी राहत देने के लिए काफी थे। बेटी की विदाई के बाद घर पूरी तरह सूना हो गया था। मैं और मेरी छोटी बेटी दिन भर बस एक दूसरे का चेहरा देखते हुए समय बिताते थे। बेटी की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए मैं भी बार बार उसके घर नहीं जाती थी। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटी का पति इस बात से नाराज ना हो जाए कि मैं हर समय उनकी जिंदगी में दखल देती रहती हूँ। धीरे धीरे शादी को 2 महीने बीत गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी बेटी की तरफ से कोई खबर तक नहीं आई थी। अब तो मुझे उसकी बहुत चिंता होने लगी थी। जब दिल की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपनी बेटी से मिलने जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी बहन से मिलने जा रही हूँ। लेकिन वह जिद करने लगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आखिर हम दोनों माँ बेटी बड़ी बेटी के ससुराल पहुंच गए। वहां का घर देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वह घर कम और किसी महल से ज्यादा लग रहा था। रिश्ता करवाने वाली औरत ने सिर्फ इतना बताया था कि मेरा दामाद अच्छी नौकरी करता है और उसका घर ठीक ठाक है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह घर इतना बड़ा और आलीशान है। मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैंने शादी से पहले अपनी बेटी का ससुराल आकर क्यों नहीं देखा। फिर भी मैं खुश थी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनकर रह रही है। बाहर खड़े चौकीदार ने हमसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, जिस लड़के की इस घर में शादी हुई है, मैं उसकी पत्नी की माँ हूँ। चौकीदार मुस्कुराते हुए हमें अंदर जाने देने लगा। मेरा पहनावा बहुत साधारण था। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैं घर के पुराने घरेलू कपड़े पहनकर ही चली आई थी। उस बड़े घर को देखकर मुझे अपने कपड़ों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काम करने वाली नौकरानियां भी मुझसे अच्छे कपड़े पहनती हो। मेरी छोटी बेटी ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप इस घर की मालकिन की माँ हैं, ऐसे घबराइए मत। तभी कुछ नौकर हमारे पास आए और हमसे सवाल जवाब करने लगे। उनमें से एक नौकरानी तो हमसे बहस करने लगी। मैं बार बार उसे समझा रही थी कि मैं उसकी मालकिन की माँ हूँ, लेकिन वह हमें अंदर तक जाने देने को तैयार नहीं थी। तभी मेरी नज़र ऊपर खिड़की की तरफ गई। वहां मेरा दामाद खड़ा हमें देख रहा था। वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन नीचे नहीं आया। यह देखकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। थोड़ी देर बाद जब वह नौकरानी बहस करते करते थक गई, तब मेरा दामाद नीचे आया और बोला, इनको अंदर आने दो। नौकरानी तुरंत पीछे हट गई और हमें अंदर जाने दिया। मेरी आंखों में अपमान के आंसू भर आए थे। मैं चुपचाप अपने दामाद के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं उससे मिलकर ही वापस जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि उसके घर के लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मेरा दामाद हमें एक कमरे में ले जाकर बैठा गया।
वह कमरा बहुत ठंडा था और मुझे वहां बैठकर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मैंने अपने दामाद से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने जवाब दिया, वह अभी घर पर नहीं है, अपनी मौसी के यहाँ गई हुई है। मैंने अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा और कहा, फिर तो हमारे यहाँ आना बेकार हो गया। अगर पता होता तो हम किसी और दिन आते। घर में इतने नौकर चाकर होने के बावजूद भी किसी ने हमसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आखिर मैंने खुद ही अपने दामाद से कहा, बेटा थोड़ा पानी पी लो। तब उसने एक नौकरानी को पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद मैं और मेरी छोटी बेटी वहां से वापस आ गए। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि जो बाहर से दिख रहा है असलियत उससे बिल्कुल अलग है। घर लौटकर मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहन खुश हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मुझे फिर से अपनी बेटी की याद सताने लगी। मैं एक बार फिर उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। इस बार मेरे दामाद ने कहा, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए वह सो रही है। मैंने उससे विनती की, मुझे बस एक बार दूर से अपनी बेटी को देख लेने दो, मैं उसे जगाऊंगी नहीं। लेकिन उसने फिर बहाना बना दिया कि अगर मैं उससे मिलने गई तो वह उठ जाएगी और यह उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं फिर मायूस होकर वापस लौट आई। हर बार जब भी मैं अपनी बेटी से मिलने जाती, मेरा दामाद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे लौटा देता। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। मेरा दामाद गांव के बड़े और रसूख वाले लोगों में गिना जाता था, इसीलिए मैं उससे ज्यादा बहस भी नहीं कर पाती थी। अब तो हालात यह हो गए थे कि रात को अचानक मेरी आंख खुल जाती और मुझे अपनी बेटी की याद में रोना आ जाता। मेरी छोटी बेटी मुझे ढांढस बताती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया हो। एक दिन मैं बहुत परेशान हालत में घर के बाहर बैठी सब्जी काट रही थी। तभी मेरी एक पड़ोसन मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, तुमने अपनी बेटी पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो आज रात 12 बजे बिना किसी को बताए अचानक अपनी बेटी के घर पहुंच जाना। उसकी यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जरूर वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मैं सारी रात इसी सोच में डूबी रही कि आखिर अपनी बेटी से कैसे मिला जाए। अगले दिन मैं फिर अपनी बेटी के घर पहुंची। इस बार नौकरानी ने बताया, मालिक घर पर नहीं है। मैंने उसे पूछा, वो कब तक आएंगे? उसने कहा, कल रात तक लौटेंगे। उसकी बात सुनते ही मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मुझे अपनी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। उसी रात मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारिन का रूप बनाकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। मैंने दरवाजा खटखटाया और खाने के लिए कुछ मांगने लगी। नौकरानी मेरे लिए खाना लेने अंदर चली गई। तभी मौका देकर मैं चुपके से घर के अंदर घुस गई। उस समय चौकीदार भी गेट पर मौजूद नहीं था, इसीलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब नौकरानी वापस बाहर आई तब तक मैं वहां से गायब हो चुकी थी। उसने गेट बंद किया और अपने काम में लग गई। मैं धीरे धीरे छिपते हुए घर के अंदर बढ़ने लगी और अपनी बेटी का कमरा ढूंढने लगी। घर इतना बड़ा था कि मुझे हर कमरे को खोलकर देखना पड़ रहा था। तभी अचानक एक नौकरानी ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उससे बचने के लिए मैं जल्दी से एक अंधेरे कमरे में छिप गई। कमरे में खूब अंधेरा था। मुझे लगा कि नौकरानी वहां से चली गई है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही हो। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा कदम बढ़ाया, मेरे पैर किसी चीज से टकरा गए। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दीवार पर हाथ फेरते फेरते हुए स्विच ढूंढा और जैसे ही लाइट जलाई, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सामने मेरी बेटी रस्सियों से बंधी हुई जमीन पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही बेटी है जिसे मैंने कुछ महीने पहले दुल्हन बनाकर इस घर में विदा किया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। चेहरे पर चोटों के कई निशान दिखाई दे रहे थे और उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। मैं अपनी बेटी को एक नजर में पहचान तक नहीं पाई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने तुरंत उसकी रस्सियां खोली। वह बेहोशी जैसी हालत में पड़ी हुई थी। पास ही पानी का एक जग रखा था। मैंने जल्दी से उसे थोड़ा पानी पिलाया।
थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा होश आया। मैंने उसे हिलाकर कहा, बेटी आंखें खोल, मैं तेरी माँ हूँ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे देखते ही वह फुट फुट कर रो पड़ी और मेरे सीने से लिपट गई। कांपती आवाज में वह बोली, माँ मुझे यहाँ से ले चलो, यह जगह अच्छी नहीं है। मेरा पति मुझे रोज रस्सियों से बांध देता है। वह सबको कहता है कि मैं पागल हूँ। मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। माँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे यहाँ से बचा लो। अपनी बेटी की हालत देखकर मैं तड़प उठी। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुझे यह सब और नहीं सहना पड़ेगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी और इस आदमी को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। मैं अपनी बेटी को सहारा देकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, तभी दोनों नौकरानियां हमारे सामने आ गई। वे बोली, जब तक साहब नहीं आ जाते आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक माँ थी और अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैंने गुस्से में पास रखा फूलदान उठा लिया और कहा, अगर किसी ने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि दोनों नौकरानियां डरकर पीछे हट गए। मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी मेरा दामाद घर पहुंच गया। मुझे इस हालत में देखकर वह गुस्से से चीखने लगा और साथ ही अपनी नौकरानियों पर भी बरसने लगा। इस औरत को अंदर किसने आने दिया? मेरे दामाद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर भी जैसे आग भड़क उठी। मैंने गुस्से में कहा, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं था, इज्जत से तुम्हारे घर विदा किया था और तुमने उसकी यह हालत बना दी। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ठीक है ले जाओ इसे, अब यह किसी काम की नहीं रही। वैसे भी मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, इसका चरित्र ठीक नहीं है। अपनी बेटी पर ऐसा घिनौना इंजाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, खबरदार अगर मेरी बेटी पर एक और गलत इल्जाम लगाया तो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल आई। हैरानी की बात यह थी कि मेरे दामाद ने हमें रोकने की कोशिश तक नहीं की। घर लाकर मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, उससे हिम्मत दी और कहा, जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश कर, अब आगे की जिंदगी के बारे में सोच। मैं अपने दामाद को सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर डर जाती थी कि वह बहुत बड़ा और रसूख वाला आदमी है, जबकि मैं एक गरीब और अकेली औरत हूँ। मैं उसका क्या बिगाड़ पाऊंगी, यही सोचकर मैं भीतर ही भीतर घुटती रहती थी। मेरी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे देखकर मेरा दिल रो पड़ता था। साथ ही खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैंने शादी से पहले अपने दामाद के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल क्यों नहीं की। मैंने बस इतना देखा कि लड़का अच्छा कमाता है और जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी अब बहुत गुमसुम रहने लगी थी। कई बार वह अपने कपड़ों को घबराहट में खींचने लगती और रोते हुए कहती, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ, मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल दो। मैं उसे सीने से लगाकर समझाती, तू बिल्कुल साफ है बेटी, अब तू अपनी माँ के पास है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दामाद ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर घंटों रोती रहती और भगवान से उसकी खुशियों की दुआ मांगती। मेरी बेटी पहले भी कम बोलती थी, लेकिन अब तो वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। जब भी मैं उससे पूछती उस आदमी ने तेरे साथ क्या किया, तो वह कुछ नहीं बोलती। उल्टा मेरे सवाल सुनकर जोर जोर से चीखने और रोने लगती। डर के मारे मैंने उससे पूछना ही छोड़ दिया। अब मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बेटी को उस जालिम इंसान से तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। हमारे गांव में एक बहुत अच्छे वकील थे। मैंने जब उन्हें अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बेटी का केस लड़ूंगा और उसे इंसाफ भी दिलवाऊंगा। इसके बदले मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, आप हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहते हैं? तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पति का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, शायद वह अब उसे चुकाने का समय आ गया है। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गई। मैंने पूछा, मेरे पति ने ऐसा कौन सा एहसान किया था? तब वकील साहब ने बताया, मेरा इकलौता बेटा जब 4 साल का था तब खेलते खेलते खेतों की तरफ चला गया था। वहां उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था
उस समय तुम्हारे पति ने ही उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया था। अगर 10 मिनट भी देर हो जाती तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। मेरी पत्नी तो बेटे को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। मैंने उसे अकेले पाल पोसकर बड़ा किया था। वह ही मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। फिर उन्होंने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटी डर मत, मुझे सब सच सच बता दो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। बहुत समझाने और भरोसा दिलाने के बाद मेरी बेटी ने जो बातें बताई उन्हें सुनकर मेरी रूह कांप उठे। उसने बताया कि उसका पति हर रात उसे जबरदस्ती दवाइयों और इंजेक्शनों के असर में रखता था ताकि वह कमजोर और डरी हुई रहे। मेरी बेटी ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उसका पति हर रात उसे ऐसे इंजेक्शन देता था जिनके असर से वह अपने होश खो बैठती थी। फिर उसके कई दोस्त घर पर आते थे और पूरी रात उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। वह चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पाती थी। उन लोगों में उसका पति भी शामिल होता था। पूरी रात वे लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते और सुबह होते ही उसका पति उसे रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर देता था। अपनी बेटी की यह दर्द भरी कहानी सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वकील साहब ने मेरी बेटी को ढांढस बताते हुए कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। और सच में उन्होंने हमारा हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने मेरी बेटी को न्याय दिलवाया, उसका तलाक करवाया और उस जालिम आदमी को उसके अपराधों की कड़ी सजा भी दिलवाई। धीरे धीरे मेरी बेटी की हालत सुधरने लगी। उसने एक बार फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह अपने बीते हुए दर्दनाक कल को भूलकर नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वही वकील साहब हमारे घर आए और उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मेरी बेटी का हाथ अपने लिए मांग लिया था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 7 साल का हो चुका है, लेकिन मैंने अब तक दूसरी शादी नहीं की क्योंकि मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो मेरे बेटे को माँ का प्यार दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को एक माँ का स्नेह दे पाएगी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोस्त नहीं था। मैं उसे पूरे सम्मान और इज्जत के साथ अपनी पत्नी बनाऊंगा और जिंदगी भर खुश रखूंगा। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी बेटी के सारे दर्दों का जवाब दे दिया हो। आखिर कुछ ही दिनों बाद मैंने बहुत सादगी के साथ अपनी बेटी की शादी वकील के साहब से कर दी थी। आज मेरी बेटी अपने नए घर में बहुत खुश है। उसकी शादी को 4 साल बीत चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों ने कह दिया है कि वह कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन ना मेरी बेटी को इस बात का कोई दुख है ना ही मुझे, क्योंकि उसे ऐसा पति और परिवार मिल गया है जिसने उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है। आज वह उस छोटे बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करती है और वही बच्चा उसे माँ कहकर पुकारता है। जब भी मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ तो मुझे लगता है भगवान देर जरूर करता है, लेकिन इंसाफ एक दिन जरूर देता है। जिंदगी चाहे कितनी अंधेरी क्यों ना हो, अगर इंसान उम्मीद का हाथ ना छोड़े तो एक ना एक दिन रोशनी जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह भावुक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।